हेलो ट्रेनी, गुड आफ्टरनून। मैं महेंद्र कुमार सैनी और प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें हम जानकारी कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसको डिनोट करते हैं एप्साइलन से। इससे डिनोट करते हैं एप्साइलन, जो कि ग्रीक भाषा का अक्षर है। इसे भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रेन को हिंदी में विकृति बोलते हैं। स्ट्रेन होती क्या है? स्ट्रेन इज डिफाइंड। स्ट्रेन किसके लिए परिभाषित की जाती है? मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब विरूपण का मापन करने के लिए स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेन को डिफाइन किसके लिए किया जाता है? जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका मापन करने के लिए स्ट्रेन को डिफाइन किया जाता है। पहली चीज़ क्या है इसमें कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रेन को परिभाषित करते हैं अपन, कि किसी बॉडी या किसी मेंबर में हमने अगर लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है, कंप्रेसिव लोड लगाया है, शियर लोड लगाया है, कोई सा भी लोड लगाया है, तो उसमें वैसी ही विकृति पैदा होती है, वैसा ही उसमें स्ट्रेस पैदा होता है। तो वैसी विकृति पैदा होती है, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन है उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ वो किसको परिभाषित करता है? किसको बताता है? विकृति को बताता है। किसको बताता है? विकृति को बताता है। और ये विकृति जो होती है वो मेंबर की डायमेंशन पर निर्भर करती है। उसकी विकृति मतलब उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसकी डायमेंशन में, उसकी पहले ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी और डिफॉर्मेशन होने के बाद में डायमेंशन क्या रही। तो चेंज इन डायमेंशन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो विकृति को शो करता है। यानी विकृति स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन। कोई भी मेंबर है, कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उसमें जब हमने लोड लगाया, कोई सा भी लोड लगाया, टेंसाइल लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड लगाया या शियर लोड लगाया, तो उसमें जो भी स्ट्रेस पैदा हुई, उस स्ट्रेस पैदा होने के कारण स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हुई। तो स्ट्रेन जो हुई वो क्या होगी? उसकी डायमेंशन में चेंज करेगी। जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन है तो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में चेंज आएगा। तो ये क्या कहलाती है? विकृति कहलाती है। विकृति कहलाती है। इसको किससे डिनोट करते हैं? एप्साइलन से डिनोट करते हैं। एप्साइलन एक ग्रीक भाषा का अक्षर है। इसको एप्साइलन से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है स्ट्रेन को हम स्ट्रेन आर आल्सो मेजर्ड एट ए पॉइंट, मतलब इसको एक पॉइंट पर मेजर किया जाता है। स्ट्रेन को भी हम किस मेजर करते हैं? जैसे स्ट्रेस को हम एक पॉइंट पर मेजर करते हैं, इसी सिमिलरली स्ट्रेन को भी हम मेजर एक पॉइंट पर करते हैं। तीसरी चीज़ है एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर इट विल हैव स्टैंडर्ड 9 कंपोनेंट। जिस प्रकार से स्ट्रेस में स्टैंडर्ड 9 कंपोनेंट होते हैं, उसी प्रकार से एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर स्ट्रेन मेजर की जाती है, उस पॉइंट पर
9 स्टैंडर्ड कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेस की भांति, ठीक है। चौथी चीज़ है टाइप्स ऑफ लोड, किस पे डिपेंड करती है स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ लोड पे, टाइप्स ऑफ लोड पे डिपेंड करती है, डिपेंड इन स्ट्रेन, डिपेंड इन टाइप्स ऑफ लोड, इस पर डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ लोड पे। तो टाइप्स ऑफ लोड जो कोई भी लोड लगाएंगे हम, तो उसमें क्या पैदा होगा, डिफॉर्मेशन, क्या पैदा होगा, डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन से क्या होगा, डिफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा, डिफॉर्मेशन किसके कारण होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के कारण। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है स्ट्रेस की हेल्प से, और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस की हेल्प से तो हम इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की स्टडी करते हैं, और स्ट्रेन की हेल्प से हम डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। और ये दोनों किस पे निर्भर करते हैं, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ लोड पर। जैसा जैसा लोड लगाएंगे वैसी वैसी स्ट्रेन और स्ट्रेस पैदा होगी। तो ये बात स्ट्रेन से संबंधित है। स्ट्रेन क्या होती है मैंने बता दिया, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। कोई भी पिंड है उसकी जो डायमेंशन है ओरिजिनल, और उसकी डायमेंशन में बल लगाने पर जो चेंज होता है, वाई बल एक्सटर्नल लगाने पर जो चेंज होता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो ये आता है। तो वो कहलाती है स्ट्रेन कहलाती है। इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, कई किताबों में इसको ई से भी प्रदर्शित, स्मॉल ई से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। लेकिन मेन इसका यही है, डिनोट करने का तरीका ग्रीक भाषा अक्षर ई। तो ये हमारी स्ट्रेन है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। इसकी बात आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की जैसे स्ट्रेस होती है, अलग अलग तरह क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन भी हमारे पास में दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन कौन कौन सी होगी, एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY और एप्सिलॉन ZZ। तो ये हमारी तीनों नॉर्मल स्ट्रेन होंगी। जिस प्रकार से नॉर्मल स्ट्रेस होती है उसी प्रकार से नॉर्मल स्ट्रेन होगी। ये किसके कारण होगी, ड्यू टू चेंज इन लेंथ और डायमेंशन, ड्यू टू चेंज इन लेंथ और डायमेंशन इन मेंबर। कोई भी मेंबर है उसकी लेंथ में चेंज होगा या उसकी डायमेंशन में चेंज होगा, तो हमारे पास में कौन सी स्ट्रेन पैदा होगी, नॉर्मल स्ट्रेन पैदा होगी। और ये नॉर्मल स्ट्रेन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी होती है लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन का हिंदी में नाम लिखूं मैं तो ये बन जाएगा अनुदैर्घ्य विकृति, और लेटरल होता है अनुप्रस्थ विकृति। ये इसको पार्श्व विकृति बोलते हैं, पार्श्व विकृति हिंदी में नाम लिखा जाए तो। अब पहले बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, ये जो स्ट्रेन होती है वो अलोंग दी लेंथ लगती है, मतलब जो मेंबर की लंबाई है उसके अनुदिश कार्य करती है। मतलब इसमें चेंज जो आता है लेंथ में चेंज आता है। अगर हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा कि ये जो स्ट्रेन होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो लेंथ डिक्रीज होगी, तो जो स्ट्रेन होगी इसमें
वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड के साथ साथ, क्योंकि ये अलोंग द लेंथ लगाई जाती है, किस में लगाई जाती है, लेंथ, लंबाई के, मेंबर की लंबाई के अनुदिश में जो स्ट्रैंड पैदा होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड होती है। और ये क्या काम करती है, ये काम करती है जो मेंबर की ओरिजिनल लेंथ होती है और जो लेंथ में चेंज आता है उसका अनुपात होती है। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड एप्सिलॉन, इसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल बराबर डेल एल अपॉन एल। डेल एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन। क्या है, मेंबर की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डेल एल होता है बटे मूल लंबाई, जो उसकी ओरिजिनल लंबाई है, मेंबर की जो ओरिजिनल लंबाई है। तो ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल होती है। इसी प्रकार से लेटरल स्ट्रैंड, पार्श्व विकृति, अनुप्रस्थ विकृति जिसको बोलते हैं हम, ये क्या होती है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके लंबवत जो एक्सिस होती हैं, लंबवत जो डायमेंशन होती हैं, उनमें जो चेंज आता है तब वो पैदा होती है लेटरल स्ट्रैंड। क्या पैदा होती है, लेटरल स्ट्रैंड पैदा होती है। तो इसको हम एप्सिलॉन लेटरल लिखते हैं। एप्सिलॉन लेटरल में या तो मेंबर अगर रेक्टेंगुलर है तो उसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो या तो चौड़ाई में चेंज होगा डेल्टा डी बाई डी, या उसकी ऊंचाई में चेंज होगा डेल्टा एच बाई एच। तो इसको इससे प्रदर्शित करेंगे, मान इस प्रकार से निकालेंगे। इनकी डिटेल स्टडी में अभी बताऊंगा आपको किस प्रकार से पैदा होती हैं। दूसरी है हमारे पास में शियर स्ट्रैंड। शियर स्ट्रैंड, शियर स्ट्रैंड जैसे नॉर्मल स्ट्रैंड में 3 कंपोनेंट, स्टैंडर्ड कंपोनेंट कौन से हो गए, 3 नॉर्मल कंपोनेंट्स, एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड। इसी प्रकार से शियर स्ट्रैंड के 6 शियर कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट होते हैं गामा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, शियर स्ट्रैंड को गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा भी ग्रीक भाषा का अक्षर है। गामा एक्स वाई, गामा वाई एक्स, गामा वाई जेड, गामा जेड वाई, गामा एक्स जेड और गामा जेड एक्स। तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं इसके शियर स्ट्रैंड के। ठीक है, जैसे शियर स्ट्रेस के 6 कंपोनेंट होते हैं, उसी प्रकार से शियर स्ट्रैंड के भी कितने होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं। और इसमें जो होता है चेंज, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है इसमें। क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये स्ट्रैंड कब पैदा होती है, जब बॉडी या मेंबर में एंगुलर डिफॉर्मेशन हो। तो जो गामा है, गामा शियर स्ट्रैंड जो होगी वो किसके बराबर होगी, tan फाई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, tan फाई के, क्योंकि इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ फाई इज वेरी लेस। कितना होता है डिफॉर्मेशन इसमें, फाई इज वेरी लेस। तो हम कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू लगभग बराबर होता है फाई के। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई। ठीक है, इसी में ही तीसरी एक स्ट्रेन आती है। तीसरी जो स्ट्रेन आती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, वह स्ट्रेन, वह विकृति जो मेंबर या पिंड के वॉल्यूम में चेंज आए।
ठीक है, जब भी हम कोई भी वारिएबल का प्रयोग करें, लोड का प्रयोग करें, किसी भी तरह का टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा और जो मूल आयतन का अनुपात है वो क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। इसको एप्सिलॉन वी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होती है डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर, डेल्टा वी अपॉन वी के बराबर। और ये किसके कारण होती है, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम के बदलने के कारण, वॉल्यूम में परिवर्तन के कारण। डेल्टा वी अगर इंक्रीज हो रहा है, जो वॉल्यूम में परिवर्तन है वो बढ़ रहा है, पहले जो मूल वॉल्यूम था उससे वो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो इंक्रीज वॉल्यूम में डेल्टा वी इज इंक्रीज, तो हमारा पॉजिटिव होगा। कैसी स्ट्रेन होगी, ये पॉजिटिव होगी। और डेल्टा वी इज डिक्रीज, अगर उसमें परिवर्तन डिक्रीज में आए तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये इस प्रकार से स्ट्रेन का क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। 3 तरह की स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस में आपके 3 कंपोनेंट, 3 स्ट्रेन होती हैं सब, एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY, एप्सिलॉन ZZ। ठीक है, और ये 2 तरह की होती हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो लंबाई के अनुदिश कार्य करती है, जिसमें लेंथ में परिवर्तन होता है, लेंथ में परिवर्तन ओवर द ओरिजिनल लेंथ, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने का फार्मूला है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ में लेटरल स्ट्रेन भी होती है। लेटरल स्ट्रेन बची हुई जो 2 डायमेंशन होती है, या तो कोई रेक्टेंगुलर मेंबर है या कोई भी मेंबर है, तो उसकी जो बची हुई डायमेंशन है उसमें क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। लेटरल स्ट्रेन कब पैदा होगी, जब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मेंबर की या पिंड की, उसके लंबवत जो डायमेंशन है उनमें परिवर्तन आता है, तो वो क्या कहलाती है, पार्श्व विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये 3 तरह की शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस पैदा होगा इसमें, और शियर स्ट्रेन पैदा होगी। और कब पैदा होगा, जब लोड कैसा लगाया जाए, डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड लगाया जाए। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब पैदा होगी, जब लोड हमारा नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल लोड होगा या कंप्रेसिव लोड होगा, तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा होगी। और नॉर्मल स्ट्रेन में भी नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल लोड या नॉर्मल एक्साइल कंप्रेसिव लोड होगा, तब ये नॉर्मल स्ट्रेन पैदा होंगी। तो ये स्टैंडर्ड इनके 9 कंपोनेंट होते हैं, 3 नॉर्मल कंपोनेंट और 6 शियर कंपोनेंट होते हैं स्ट्रेन में भी। तो इसका मैं आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ, स्ट्रेन मैट्रिक्स। स्ट्रेन मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे शियर मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको 3x3 का, इसी प्रकार से स्ट्रेन मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार से हमारा स्ट्रेन मैट्रिक्स होता है। स्ट्रेन मैट्रिक्स जो होता है, एप्सिलॉन IJ या एप्सिलॉन XY बराबर ये होता है आपका एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY और एप्सिलॉन ZZ। ये 3 तो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉर्मल कंपोनेंट। 3x3 की मैट्रिक्स है। और गामा XY/2 और गामा XZ/2 और गामा YX/2 और गामा YZ/2 और गामा
ZX/2 और गामा ZY/2। ये 6 कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, शियर कंपोनेंट। क्या होते हैं? शियर कंपोनेंट। इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वहाँ शियर स्ट्रेस की मैट्रिक्स में, वो स्ट्रेस मैट्रिक्स में यहाँ पर सिग्मा टॉय XY आता था यहाँ, लेकिन गामा XY/2 आ रहा है। तो इस 2 का क्या मतलब है, मैं उसको आगे चल के आपको बताऊंगा कि 2 क्यों आता है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स आपको स्ट्रेन मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? ये स्ट्रेन मैट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब पहली स्ट्रेन की, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडिनल एक्साइल भी बोल सकते हैं इसको, एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेन, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखिए, चेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन, ये क्या होती है? एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल जो आप निकालोगे वो होगी चेंज इन लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष के अनुदिश जो डायमेंशन होगी उसमें जो परिवर्तन होगा, और जो ओरिजिनल डायमेंशन होगी, उन दोनों का अनुपात किसको देगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को देगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को देगा। और ये किस कारण से पैदा होती है? ड्यू टू नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल लोड के कारण। किस कारण से पैदा होती है? नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल लोड के कारण पैदा होती है। तो देखिए, अब मैं इसको मेंबर बनाने जा रहा हूँ और मेंबर में इसको शो करता हूँ। ये हमारा एक मेंबर है, रेक्टेंगुलर मेंबर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मेंबर है, इसमें मैंने P फोर्स लगाया है इस प्रकार से। तो मैं पूछूंगा इसमें स्ट्रेन बताओ, तो आप कहेंगे कि सर किस पॉइंट पर बताएं, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट पर बताओ। तो इस पॉइंट पर सर 9 कंपोनेंट होते हैं और मैनी डायरेक्शन होती है, तो किस दिशा में कौन सा कंपोनेंट बताएं, किस दिशा में कौन सा कंपोनेंट बताएं। ये मेंबर की लेंथ L है, ये मेंबर की चौड़ाई B है, और ये मेंबर की हाइट H है। क्या है? H है। तो जो ये P फोर्स है, ये P फोर्स है, ये हमें 3 तरह की स्ट्रेन देगा। कितनी तरह की स्ट्रेन देगा? 3 तरह की स्ट्रेन देगा। कौन कौन सी स्ट्रेन देगा? एक तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल वाली, लंबाई के अनुदिश जो स्ट्रेन होगी। तो ये टेंसाइल लोड लग रहा है, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा? लेंथ में इंक्रीजिंग होगी। क्या होगी? लेंथ में इंक्रीजिंग होगी। तो ये होगी डेल L/L के बराबर, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा? जो स्ट्रेन होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस
किसी भी मेंबर या पिंड में 2 लेटरल स्ट्रेन देती है। क्या कितनी देती है? 2 लेटरल स्ट्रेन देती है। पहली एक लेटरल, वो किसमें परिवर्तन, जब इसको हम टेंसाइल लोड से खींचेंगे मेंबर को, तो लेंथ में तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के साथ बी चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या होगी, डिक्रीजिंग आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो एक तो होगी डेल्टा एच बाई एच, तो जब डिक्रीजिंग हो रही है तो ये नेगेटिव होगी, और जो दूसरी लेटरल स्ट्रेन होगी वो होगी डेल्टा डी बाई डेल्टा बी बाई बी। समीकरण 3, ये भी नेगेटिव होगी, ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैंने पूछा आपसे कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर स्ट्रेन बताओ, तो ए पॉइंट पर आप कहेंगे कि सर 9 कंपोनेंट होते हैं और मेन डायरेक्शन किस दिशा में, तो मैं कहूँगा आपको एक्स दिशा में नॉर्मल कंपोनेंट बताओ। एक्स दिशा में नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स एक्स। एप्सिलॉन एक्स एक्स किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल के बराबर। इसको लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हैं, या एप्सिलॉन टी भी लिख सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन जो कि, या सिंपल भाषा में एप्सिलॉन एल भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम डेल बाई एल। ये इसका मेन फार्मूला है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेंबर में 2 लेटरल स्ट्रेन देती है, 2 लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन भी कितनी देगी, 2 लेटरल स्ट्रेन देगी। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो गई आपकी इसमें, लेटरल स्ट्रेन क्या होगी इसमें, लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, एप्सिलॉन लेटरल क्या होगी, चेंज इन लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन में जो परिवर्तन हो रहा है ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन जो उसकी है, उन दोनों का अनुपात लेटरल डायमेंशन कहलाएगा, पार्श्व विकृति कहलाएगा। ये मैंने बता दिया आपको। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है मेंबर की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, ये एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ये एक्सिस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसके लंबवत जो डायमेंशन है, इस एक्सिस के लंबवत, एक तो ये हो गई एच, और एक कौन सी होगी, बी हो गई, ये बाहर की तरफ निकल रही है बी। तो ये दोनों लंबवत डायमेंशन है, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसको बताएगा, पार्श्व विकृति या लेटरल स्ट्रेन को बताएगा। तो एक लॉन्गिट्यूडनल 2 लेटरल स्ट्रेन देती है तथा एक लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लेटरल दोनों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव है तो लेटरल दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो पॉजिटिव किस कंडीशन में, इस कंडीशन में तो जब हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में तो हमारी लेटरल नेगेटिव हो रही है दोनों, और लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव लेटरल कब होंगी, जब हम इस पर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं लोड की स्थिति जैसे बदल देता हूँ, इसमें लोड की स्थिति क्या कर देता हूँ, बदल देता हूँ। देखिए किस प्रकार से। लोड की स्थिति है स्ट्रेन यही, लेकिन लोड की स्थिति हम बदल देते हैं। अब हम मेंबर पे लोड किस प्रकार से लगा रहे हैं, देखिए। पहले हमने लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुदिश लगाया था, अब हम लोड लगा रहे हैं वाई एक्सिस के अनुदिश। किसके, वाई एक्स के अनुदिश हम लोड लगा रहे हैं, क्यू लोड। ठीक है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो इसको, और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई। इसको आगे बढ़ाते हैं तो, और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई।
कौन सी होगी, जेड एक्सिस। इससे इधर दे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई वाई और ये जेड जेड एक्सिस। तो क्यू लोड क्या फ़र्क देगा, ये लेंथ एल है मेंबर की, और ये चौड़ाई आपकी कितनी है, बी है, और ये हाइट कितनी है आपकी, एच है। तो क्यू लोड क्या प्रभाव देगा, देखिए क्यू लोड क्या प्रभाव देगा। क्यू लोड भी 3 इफेक्ट देगा इसमें। कौन कौन से 3 इफेक्ट देगा, पहली स्ट्रेन क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किस में होगी अब, क्योंकि क्यू लोड यूँ लग रहा है टेंसाइल में, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके लंबवत लग रहा है, तो किस में परिवर्तन आएगा, हाइट में। इसकी हाइट ज़्यादा होगी और जो विड्थ है और जो लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी होगी, डेल्टा एच बाई एच, जो कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से 2 लेटरल स्ट्रेन देगा, लेटरल 1 डेल्टा एल बाई एल, इसमें क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से दूसरी लेटरल एप्सिलॉन लेटरल 2, वो किस में होगी, डेल्टा वी बाई बी में। जो चौड़ाई है वो भी क्या होगी, चौड़ाई भी क्या होगी, कम होगी, क्यू फोर्स, क्यू लोड के कारण, क्यू टेंसाइल लोड के कारण। तो ये भी कैसी होगी, क्योंकि ये दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं, क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, और ये इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ वाली पॉजिटिव होती है और डिक्रीज़ वाली नेगेटिव होती है स्ट्रेन। तो ये क्यू लोड के कारण इसमें आएगा। तो इसका जो एप्सिलॉन वाई वाई आएगा, जो स्ट्रेन आएगी वाई एप्सिलॉन वाई वाई, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या एप्सिलॉन टेंसाइल या एप्सिलॉन एच, किस में हो रही है, ये एच में हो रही है। तो ये आ जाएगी आपकी डेल्टा एच बाई एच। तो ये क्यू लोड के कारण जब हम टेंसाइल लगा रहे हैं। अब मान लो मैं आर लोड लगाता हूँ जेड एक्सिस दिशा में, तो क्या चेंज आएगा, तब भी चेंज हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। देखिए किस प्रकार से, ये मैंने मेंबर बना दिया, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी वाई वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी जेड जेड एक्सिस हो गई। तो अब मैंने जो फोर्स लगाया इसमें, वो लगाया आर लोड, इस तरह से। ये आर लोड लगाया, तो आर लोड के लिए फेस कौन सा है, ये वाला आगे वाला, इस पर लग रहा है। तो आर लोड क्या करेगा, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है। तो आर लोड के कारण क्या होगा, आर लोड के कारण क्या होगा, आर लोड के कारण क्या होगा, एक तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल पैदा होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल किस में पैदा होगी, लॉन्गिट्यूडनल किस में पैदा होगी, जो कि ई जेड जेड एप्सिलॉन, ई जेड जेड के बराबर या एप्सिलॉन टेंसाइल भी लिख सकते हैं इसको अपन, या एप्सिलॉन किस में परिवर्तन करेगा, आर किसको बढ़ाएगा, बी को बढ़ाएगा, एप्सिलॉन बी यानी डेल्टा बी बाई बी। समीकरण 1 ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि बी इंक्रीज हो रही है। चौड़ाई क्या है इसमें, इंक्रीज हो रही है, चौड़ाई इंक्रीज होगी, लेकिन हाइट और लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी।
तो इसमें दो लेटरल स्ट्रेन पैदा होगी। लेटरल भी कितनी होगी? दो होंगी। वन लेटरल क्या होगी? वन लेटरल होगी आपकी डेल्टा एल बाई एल, जो कि क्या होगी? डिक्रीज, नेगेटिव रहेगी। इसी प्रकार से दूसरी लेटरल स्ट्रेन वो किस में होगी? डेल्टा एच बाई एच में, वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये टेंसाइल लोड लगाने के कारण तीनों फेसों पर किस किस प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन होती हैं वो हमने देखा। तो एक उससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो लेटरल स्ट्रेन देती है। ये सब होता है, दो लेटरल स्ट्रेन देती है। अगर कोई सिलेंड्रिकल, मान लो सिलेंड्रिकल रोड है, ये तो रेक्टेंगुलर रोड की बात हो गई। अब सिलेंड्रिकल रोड की बात करते हैं। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। तो एक तो डायमीटर हो गया इसका ये डी, और एक डायमीटर हो गया इसका ये डी। तो इसमें आपकी ये इसकी एल लंबाई है मान लो। तो इसमें जो होगी आपकी ये पी लोड है, मान लो ये पी लोड है, ये पी लोड टेंसाइल लोड है। तो पी लोड में ये पी लोड कितनी देगा? तीन स्ट्रेन देगा। एक तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या देगा? लॉन्गिट्यूडनल देगा डेल एल बाई एल, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी। तो किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन एल के बराबर, जो कि क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन ये दो लेटरल देगा डेल्टा डी बाई डी, ये क्या होगी? नेगेटिव। जब लंबाई बढ़ेंगे तो एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब ये वाला व्यास और ये वाला व्यास, दोनों व्यास कम होंगे। तो ये लेटरल 1 होगी और ये लेटरल 2 हो गई। ये भी क्या होगी? डेल्टा डी बाई डी। ये भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। तो इसकी रिजल्टेंट जो निकलेगी तो दो इसकी लेटरल स्ट्रेन निकलेगी पास होकर के और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसमें क्या हुआ कि टेंसाइल लोड जब लगाते हैं हम, ठीक है, तीनों फेसों पर एक्स वाई जेड दिशा में, तो उनमें कौन कौन सी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन पैदा होती है, उनमें क्या परिवर्तन होता है, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। अब मैं थोड़ा सा कंप्रेसिव के बारे में बताता हूँ आपको। जब हम कंप्रेसिव लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, तो क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेन पैदा होगी। क्या होगी? वो भी एक्सियल होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लगती है। लेकिन इसमें जो लोड लगेगा, वो क्या लगेगा? NaCl, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। जैसे मान लो मैं ये मेंबर बनाता हूँ, ये मेंबर बनाया मैंने, ठीक, और मैं लोड लगा रहा हूँ ये P इस तरह से, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। P किस तरह से लगा रहा हूँ? इस तरह से। ये इसकी लेंथ L है और ये इसकी चौड़ाई B है और ये इसकी हाइट H है। तो P लोड में इस तरह से लगा रहा हूँ एक्स अक्ष के अनुदिश, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुदिश। तो इसकी एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी? P लोड के कारण। तो इसको हम सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एक्स ही बोलेंगे।
या एप्सिलॉन सी भी बोल सकता हूँ मैं इसको, कंप्रेसिव लोड के कारण हो रही है। तो ये कितनी होगी, डेल्टा एल बाई एल। लेकिन ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि डेल्टा एल क्या हो रहा है इसमें, डेल्टा एल इज डिक्रीज। लेंथ क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है लेंथ। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो लेंथ क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ से कम हो जाएगी। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डेल्टा एल इज डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, नेगेटिव होगी इसमें। लेकिन एक लॉन्गिट्यूडनल दो लैटरल पैदा करती है। वन लैटरल किस में होगी परिवर्तन, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो हाइट और विड्थ क्या होंगी, बढ़ेंगी। हाइट और विड्थ क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो हाइट और विड्थ क्या होंगी, डेल्टा एच बाई एच, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो डेल्टा एच है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। और ऐसे ही दूसरी लेटरल स्ट्रेन जो पैदा होगी वो किस में पैदा होगी, चौड़ाई में, डेल्टा बी बाई बी, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि डेल्टा बी इज इंक्रीज। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंप्रेसिव लोड के कारण भी दो लेटरल स्ट्रेन पैदा होगी एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो वही होती है जो अलोंग द लेंथ होती है, लंबाई के अनुदिश होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुदिश जो डायमेंशन में परिवर्तन होता है, जो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लंबवत जो डायमेंशन होती हैं उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन होती है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो लेटरल स्ट्रेन देती है। तो ये हमने कंप्रेसिव स्ट्रेन कब पैदा होगी, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे जब, ठीक है। तो ये जैसे पी लोड लगाए ऐसे ही हम क्यू लोड लगा सकते हैं, इस तरह से क्यू लोड, और इसी तरह से हम आर लोड लगा सकते हैं जेड एक्सिस में। तो उसी तरह से इनमें परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अब हमारा क्यू लोड क्या करेगा, क्यू लोड भी तीन तरह की देगा। तो इसमें जो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी, अब कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो किस में परिवर्तन आ रहा है, डेल्टा एच बाई एच में। तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन जो लेटरल बनेगी, लेटरल कौन सी बनेगी, एप्सिलॉन लेटरल वन, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल, ये क्या होगी, ओहो, ये तो होगी नेगेटिव। डेल्टा एल बाई एल ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये होगी पॉजिटिव। और इसी तरह से तीसरी लेटरल स्ट्रेन जो होगी इसमें वो होगी डेल्टा बी बाई बी, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है ना इसमें। तो मैंने कहा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल पॉजिटिव है तो लेटरल दोनों नेगेटिव होंगी, अगर लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव है तो लेटरल दोनों पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल नेगेटिव थी तो ये दोनों पॉजिटिव। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन पैदा होती है वो नेगेटिव ही होती है। क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। ये आर फोर्स के कारण भी क्या होगा, आर फोर्स के कारण क्या होगा, ये भी तीन तरह की स्ट्रेन देगा। एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होगी, अब इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होगी, एप्सिलॉन। आर किस में परिवर्तन करेगा, इसमें परिवर्तन करेगा, इसकी लंबाई में वृद्धि करेगा।
ठीक है, किसकी में, बी की लंबाई में परिवर्तन करेगा, बी की लंबाई में परिवर्तन करेगा तो बी क्या होगी, इसमें डिक्रीज़ होगी, बी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, बी डिक्रीज़ होगी तो डेल्टा बी बाई बी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन ये दो लेटरल देगा, दो लेटरल कौन कौन सी देगा, डेल्टा एल बाई एल, ये क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरी लेटरल कौन सी होगी, डेल्टा एच बाई एच, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये लोड क्या कर रहा है, बी को तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एच बढ़ रही है और एल भी बढ़ रही है, एल इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, और ये डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव होगी। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, क्योंकि अब हमारी जो एक्सिस है ये है, इस अक्ष के अनुदिश हम, इस अक्ष के अनुदिश, ये हमारी अनुदैर्ध्य एक्सिस होगी, इस अक्ष के अनुदिश हम डायमेंशन में चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड। तो आई बात समझ में, जिस अक्ष के साथ में लेते हैं हम, तो ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गई ड्यू टू कंप्रेसिव लोड के कारण। अब आती है बात नॉर्मल स्ट्रेन के बाद में, शियर स्ट्रेन। अगली आती है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन किसके कारण आती है, ड्यू टू DSL एंड TSL लोड के कारण, DSL एंड TSL लोड के कारण। तो शियर स्ट्रेन अब हम देखने जा रहे हैं, दिस मेजर ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, दिस मेजर ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। उनमें तो डायमेंशन में डिफॉर्मेशन हो रहा था, इसमें एंगल में डिफॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए, ये हमारा कोई ब्लॉक है, सरफेस पे हमने इसको फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इस पर हम पी फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पी फोर्स लगा रहे हैं ऊपरी सतह पर, इस पर ये हम पी फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि ये जो ए बी भुजा है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी बी डैश पर, और ये डी सी भुजा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी सी डैश पर। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसमें तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो इसकी जो गामा है वो हम एक तरह से ये भी निकाल सकते हैं, ए बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसकी हमें लेंथ में चेंज नहीं देखना है, तो इसका डायगोनल जो है, डायगोनल में भी परिवर्तन आ रहा है। डायगोनल AC इंक्रीज हो रहा है किसमें, AC डैश में, और डायगोनल BD वो डिक्रीज हो रहा है किसमें, B डैश D में। तो इसमें हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें परिवर्तन तो एक ही करना है। फॉर्मूला जो बनेगा वो सिंगल बनेगा, तो फॉर्मूला जो सिंगल बनेगा उसमें क्या देखें हम, तो हमें इसमें लेंथ में इसकी में कोई चेंज नहीं देखना है, लेंथ में कोई चेंज नहीं देखना है। तो इसमें देखना क्या है कि ये एंगुलर, ये एंगल कितना आपका बन रहा है। तो ये एंगल होता है फाई, क्या होता है, फाई एंगल होता है। तो ये हम निकाल सकते हैं फाई, तो फाई हम निकाल सकते हैं इसमें गामा
शियर स्ट्रेन को गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा इजिकल टू tan फाई, और tan फाई बराबर होता है फाई के, क्योंकि फाई का इंच बहुत छोटा होता है, तो गामा बराबर क्या हो जाता है फाई। गामा बराबर क्या हो जाता है फाई। लेकिन ये क्या है, प्योर शेयरिंग नहीं कहलाती। दिस इज नॉट प्योर शेयरिंग। प्योर शेयरिंग नहीं होती, ये क्या कहलाती है, सिंपल शेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सिंपल शियरिंग, यानी सिंपल शियर स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन। इसको हम सिंपल स्ट्रेन बोलते थे, क्योंकि इसमें शियरिंग के साथ साथ में बेंडिंग का भी काम हो रहा है। जैसे देखो ये हमारी कोई बार है, इस तरह से फिक्स करी गई है, और हम इसमें F फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक बेंडिंग का परिमाण भी होगा। क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेन भी पैदा होगी। क्या होगी, बेंडिंग। शियर स्ट्रेन के साथ साथ में क्या होगी, बेंडिंग स्ट्रेन। इसलिए इसको हम प्योर शियरिंग नहीं कह सकते, प्योर शियर स्ट्रेन नहीं। इट विल बी रेस्ट और मोशन। यह एक कपल बनाएगा। जैसे कोई बॉडी है, तो ये हमारी शियर स्ट्रेन हो गई। तो शियर स्ट्रेन, ये प्योर शियरिंग नहीं है, प्योर शियर स्ट्रेन नहीं है। तो प्योर शियर स्ट्रेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बॉडी पर विचार करते हैं। हम एक मेंबर पर विचार करते हैं। जो स्ट्रेन मैट्रिक्स में हमारा गामा x/2 और ये आ रहा था, वो भी हमें इससे पता लगेगा। जैसे हमारी बॉडी ये है, इसमें हमने एक फोर्स यूँ लगाया और एक फोर्स यूँ लगाया, ठीक है। एक फोर्स यूँ लगाया, एक फोर्स ये लगाया, तो क्या होगा, तो ये दोनों फोर्स क्या एक कपल नहीं बना रहे हैं। तो कपल बना रहे हैं तो क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो एक इसमें आ जाएगी मोशन में। यह एक कपल बनाएगी जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट पैदा होगा और बॉडी रोटेशन करने लगेगी। क्या करने लगेगी, रोटेशन करने लगेगी। इसको रेस्ट में रखने के लिए इसको चारों साइड से लोड लगाना होगा। इसको रेस्ट में कैसे रख सकेंगे हम, जब इसके चारों साइड में लोड लगा देंगे। तो चारों साइड में लोड किस प्रकार से लगाएंगे, चारों साइड में लोड किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए चारों साइड में इस प्रकार से लोड लगाएंगे हम। उसमें तो हमने फिक्स कर रखा था एक एंड, तब हम कर रहे थे तो शियरिंग हो रहा था और बेंडिंग हो रही थी। अब इसमें चारों साइड में लोड किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए इस प्रकार से लगाएंगे। एक लोड यूँ लगाया, एक लोड यूँ लगाया, एक लोड यूँ लगाया और एक लोड यूँ लगाया। तो इस प्रकार से ये हमने 4 लोड इस पर लगा दिए ABCD पर। अब ये क्या करेगी, अब ये रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी, बॉडी रेस्ट में रहेगी। किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है। शियर के केस में 4 फोर्स मिलकर बॉडी को रेस्ट में रखते हैं, या तो 2 फोर्स मिलकर आधी आधी स्ट्रेन पैदा करते हैं। 2 फोर्स मिलकर क्या करते हैं, आधी आधी स्ट्रेन। नॉर्मल के केस में बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए 2 फोर्स ही सफिशिएंट होते हैं। नॉर्मल के केस में क्या होता है कि 2 फोर्स ही सफिशिएंट होते हैं बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। यहाँ डिफॉर्मेशन में A/C इलोंगेशन होंगे और B/C डिक्रीज होंगे। अब इनका डिफॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, इस तरह से होगा इनका डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से इसका डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, ये स्लॉप ये होगा 5/2 और इधर भी ये होगा 5/2 एंगल पर। ठीक है। इस केस में डिफॉर्मेशन दोनों साइडों में
मिल रहा है, ठीक है, दोनों साइडों में मिल रहा है, जो कि 5/2 हो रहा है। जो कितना हो रहा है? 5/2 हो रहा है। कितना हो रहा है? ये 5/2 हो रहा है। एक तो ये और एक ये, इसलिए इसमें क्या है, 4 फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इस केस में डिफॉर्मेशन दोनों साइड मिल रहा है, जो कि 5/2 हो रहा है। सिंपल शियर केस में एक ही साइड में डिफॉर्मेशन होता है, इसलिए वहाँ टोटल 5 एंगल सिंगल साइड में होगा। खाली किस में होगा? सिंगल साइड में होगा, जो पहले वाली हमने बनाई थी, ये वाली। इसमें ये फोर्स यहाँ लगाया था, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? एक ही साइड में हो रहा है, पाई पाई, ठीक है। लेकिन इसमें दो साइड में डिफॉर्मेशन हो रहा है, 5/2 5/2। किसमें हो रहा है? दो साइड में। तो इसलिए वहाँ पर हम लिखते हैं, जो शियर स्ट्रेन के कंपोनेंट लिखते हैं 6, उसमें गामा XY/2। तो इसलिए 2 आता है, क्योंकि इसमें 4 फोर्स लगते हैं। 2 फोर्स ये काम करते हैं आधे आधे, और 2 फोर्स ये काम करते हैं आधे आधे। तो इस प्रकार से इसमें 4 फोर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? इस प्रकार से। तो जो इसमें ये है प्योर शेयरिंग, इसको बोलते हैं प्योर शेयरिंग। इसमें बेंडिंग नहीं होती है, इसमें खाली प्योर शेयरिंग होगी। तो प्योर शेयरिंग में हम लिख देते हैं 5/2 प्लस सिंपल शेयरिंग। ये इसका फार्मूला बन जाता है प्योर शेयरिंग का। ये प्योर शेयरिंग का फार्मूला बन जाता है। ये हमारी सिंपल शेयरिंग है। तो इस तरह से इसमें शियर स्ट्रेन पैदा होती है। क्या होगी? इस तरह से। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लास्ट स्ट्रेन हमारी कौन सी है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? एप्सिलॉन V इक्वल टू डेल्टा V ओवर V, यानी चेंज इन वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। टोटल की जगह लिख दो ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायमेंशन इज चेंज ड्यू टू डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसमें जो डायमेंशन चेंज होगी वो मेटल के अनुसार होगी, मेटल के प्रकार के निर्भर करेगी डायमेंशन चेंज होने में। तो इसको हम समझते हैं, मेंबर बना दिया हमने ये। ये एक ये मेंबर बना दिया रेक्टेंगुलर, और इस पर हमने P टेंसाइल फोर्स लगा दिया नॉर्मल। ये इसकी लेंथ L, ये इसकी विड्थ V, और ये इसकी हाइट H। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? L गुणा V गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? स्मॉल dV/V कर देता हूँ। इसका क्या कर देता हूँ? अवकलन कर देता हूँ। तो यहाँ अवकलन होगा dl इंटू B गुणा H, V इंटू H, प्लस L dV गुणा H, प्लस LV
इंटू डी एच। अब इन तीनों में हम एल बी एच का भाग दे देते हैं, तो यहाँ से बी एच ये कंप्लीट हो गया और एल एच से ये एल एच कट गया और एल बी से ये एल बी कट गया, तो डी वी बाई वी अपने पास में आ जाता है डी एल अपॉन एल प्लस डी बी अपॉन बी प्लस डी एच अपॉन एच। तो डी वी बाई वी हमारा होता है एप्साइलन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक लेंथ, सॉरी एप्साइलन लेंथ में स्ट्रेन, एप्साइलन बी चौड़ाई में स्ट्रेन और एप्साइलन एच ऊंचाई में स्ट्रेन। तो ये हमारा आता है V बराबर एप्साइलन एक्स एक्स प्लस एप्साइलन वाई वाई प्लस एप्साइलन जेड जेड। ये नया फार्मूला निकल के आ जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एक्सियल स्ट्रेन। ये सब क्या है? एक्सियल स्ट्रेन है, क्या है? नॉर्मल स्ट्रेन है, एक्सियल स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो सभी नॉर्मल स्ट्रेनों का सम होती है, योग होती है। यदि तीनों स्ट्रेन एक्सियल मिल जाएं तो तीनों का जो सम करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात किया जा सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज्ञात, अगर ये तीनों हमें मालूम हो तो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए कैसे यूज में लेंगे? ये मान लो सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये तो रेक्टेंगुलर थी अभी हमने पढ़ी, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये इसका डी है और एक इसका ये डी है वाई वाई दिशा में, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है। तो इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें इट विल बी टेक अबाउट सिलेंडर बॉडी लेते हैं। तो एप्साइलन वी क्या आएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? एप्साइलन एक्स एक्स प्लस एप्साइलन वाई वाई प्लस एप्साइलन जेड जेड। जो तीनों नॉर्मल एक्सियल स्ट्रेन है उनका जो सम है वही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। डेल्टा वी बाई वी बराबर ये होगा डेल्टा एल बाई एल और ये होगा डेल्टा डी बाई डी और ये भी क्या होगा? डेल्टा डी बाई डी। तो इसको ही हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी बटे डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी। ये हमारा फार्मूला इसका निकल के आ जाएगा। इससे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीनों स्ट्रेनों की हमने बात कर ली है। नॉर्मल स्ट्रेन जो कि एक्सियल स्ट्रेन भी होती है, जो किसके कारण पैदा होती है? नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड और नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड के कारण, जो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देती है और दो लैटरल स्ट्रेन देती है। दूसरी हमने शियर स्ट्रेन पढ़ ली, शियर स्ट्रेन किस प्रकार से निकालते हैं वो पढ़ ली। शियर स्ट्रेन मैट्रिक्स में जो शियर स्ट्रेन गामा एक्स वाई बाई 2 आता है वो किस प्रकार से आता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आता है हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेस। साइन कन्वेंशन स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस के लिए साइन कन्वेंशन। एक्सियल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेस के लिए तो साइन कन्वेंशन पता ही है, टेंसाइल में पॉजिटिव होता है और कंप्रेसिव में नेगेटिव होता है। लेकिन जो साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस, साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में हम साइन कन्वेंशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखते हैं हम। ये हमारे पास में एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है हमारे पास में, इसमें एक फोर्स मैं ये और लगा रहा हूँ,
एक फोर्स यूँ लगा रहा हूँ, एक फोर्स यूँ लगा रहा हूँ और एक फोर्स यूँ लगा रहा हूँ, तभी ये रेस्ट में रहेगी बॉडी। ठीक है, दिस शियर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्लाई कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो टॉय एक्स वाई है, टॉय एक्स वाई, तो एक्स तो किसको डिनोट करता है, एक्स किसको डिनोट करता है, फेस को, और वाई किसको डिनोट करता है, एक्सिस को। किसको डिनोट करता है, एक्सिस को। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, तो कंसेप्ट इसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे, फोर्स की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से इसका हम सिग्न कन्वेंशन नहीं निकालेंगे कि पॉजिटिव होगी इसमें स्ट्रेस या नेगेटिव होगी। तो इसमें हम जो सिग्न कन्वेंशन देखेंगे कि जो ये एक्सिस और फेस है, ये दोनों हम समझ लेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ फेस और एक्सिस का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ फेस व एक्सिस का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम बात करते हैं जैसे फेस इंटू एक्सिस, तो इसके कैसे निकालते हैं। जैसे हम कोई भी फोर्स ले लेते हैं, मान लो हमने ये फोर्स ले लिया। अब ये फोर्स ले लिया तो इसकी एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव दिशा में, लेकिन फेस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो फेस भी पॉजिटिव और एक्सिस भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, रिजल्टेंट पॉजिटिव। अब जैसे ये फोर्स ले लेते हैं, ये फोर्स ले लेते हैं, तो इसका जो फेस है, फेस क्या है, ये वाला फेस क्या है, नेगेटिव, और एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये वाला फोर्स लेते हैं, ये वाले फोर्स में एक्सिस क्या है, फेस क्या है, फेस भी नेगेटिव है, ये फेस नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो ये फेस नेगेटिव हो गया, और एक्सिस भी क्या हो गया, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाला फोर्स लेते हैं, तो ये वाले फोर्स में ये एक्सिस पॉजिटिव है और फेस भी कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसके चारों रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो ये इसमें जो शियर स्ट्रेस होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस प्रकार से इसमें साइन कन्वेंशन देखेंगे। अब नेगेटिव कब होगी शियर स्ट्रेस, नेगेटिव कब होगी, जब फोर्स को किस प्रकार से लगाएं हम, ये बॉडी है हमारी, फोर्स को किस प्रकार से लगाएं, जब हम फोर्स को इस प्रकार से लगाएं, एक यों, एक यों और एक यों और एक यों। तो अब हम देखते हैं फेस मल्टीप्लाई बाई एक्सिस। तो इस फोर्स की बात करते हैं पहले। तो इस फोर्स में देखिए फेस तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस। इस फोर्स की बात करते हैं, इसमें फेस नेगेटिव है, एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस। इस फोर्स की बात करते हैं, इस फोर्स में फेस है नेगेटिव और एक्सिस है पॉजिटिव, तो ये भी माइनस। इस फोर्स की बात करते हैं, तो फेस है पॉजिटिव, फेस पॉजिटिव है, लेकिन एक्सिस क्या हो गई, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये कैसा सिग्नल देगा, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ये क्या देगा, नेगेटिव। जब फोर्स इस प्रकार से लगे हों, और जब फोर्स इस प्रकार से लगे हों तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस देगा, जब फोर्स इस प्रकार से लगे हों तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस के लिए। तो मैंने आपको आज क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन पढ़ा दिया, स्ट्रेन क्या होती है उसके बारे में बता दिया, शियर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन किस प्रकार दिए जाते हैं ये बता दिया। तो इसके बाद में हमारे पास में आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं उनका वीडियो हम अगली टाइम पर देंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको काफ़ी हद तक इसमें समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों ही टाइप्स ऑफ लोड पर निर्भर करती है। जिस प्रकार का लोड लगाएंगे वैसे ही स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा होगी, और ये दोनों अलग अलग नहीं आती हैं। ना तो स्ट्रेस पहले आती है ना स्ट्रेन पहले आती है, ये दोनों एक साथ आती हैं।
जब भी टेंसाइल लोड लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन पैदा हो जाएगी। कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन पैदा हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा यूट्यूब का वीडियो है जो आप ज़रूर देखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो डाउट आप उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।